नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रांति 4.0 के अंदर। आज हम संसाधन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व के अंदर जितने भी संसाधन हैं, उन सबको किस तरीके से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से किस-किस प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे पहले भी इनके बारे में थोड़ा-सा हमने शॉर्ट में पढ़ा था, तो आज हम फिर से संसाधन के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखेंगे कि संसाधन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। जैसे हमारे जीवन के अंदर जो भी हमारी लाइफ है उसको जीने के लिए स्पेंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो संसाधन होते हैं। संसाधन जो होते हैं वो हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर के और लास्ट जो एंड पॉइंट होता है वहाँ तक सभी जितने भी जो होते हैं उन सभी को हम संसाधन का उपयोग ही करते हैं। सभी संसाधन वैसे अगर डायरेक्टली बात करें तो सभी संसाधन जो होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्रकृति से प्राप्त संसाधन होते हैं उन्हीं को का हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्टली रूप से हम क्या करते हैं इनका उपयोग करते हैं। संसाधन होते हैं उनसे उनको हम जैसे संसाधन की अगर डेफिनेशन देखें परिभाषा देखें तो संसाधन जो होते हैं वो मतलब ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी सामान, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, उसको हम संसाधन कहते हैं। यानी कि प्रकृति में प्राप्त ऐसी कोई भी संसाधन, ऐसी कोई भी वस्तु, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन जो होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, इसके अंदर प्राकृतिक संसाधन और उसके साथ-साथ में प्राकृतिक संसाधन होते हैं और प्राकृतिक संसाधन की जैसे प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़, पौधे, पर्वत, नदी, ये सब चीज़ें होती है प्राकृतिक होती है। जैसे जल है, वायु है, उसके साथ-साथ में हमें जो सूरज है उसकी जो रोशनी मिलती है, उसका प्रकाश मिलता है, उसके साथ में वन्य जीव-जंतु है, वो हमारी वनस्पति है, ईंधन है और उसके साथ-साथ में हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, वो सभी के सभी संसाधन होते हैं। तो संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि संसाधन जो होता है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन प्रकृति में प्राप्त ऐसे कोई भी संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा कर रही है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के संसाधन प्रकार होते हैं इसके 2 प्रकार। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो होता है, वो होता है इसके अंदर मानवीय संसाधन। यानी प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होता है। तो ये हो गया मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे मैंने अभी-अभी बताया आपको प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। अगर इसकी जो भी चीज़ें हैं, जो हमें पूरे पूरे वातावरण के अंदर प्राप्त होती है, वो सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हम फिर से 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी समाप्यता के आधार पे इसको हम 2 प्रकार में मतलब विभाजित कर सकते हैं। अब 2 प्रकार कौन-कौन से हैं, वो सुनो। देखो, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, वो अलग-अलग प्रकार के मिलते हैं। प्रकृति में ऐसे संसाधन भी मिलते हैं, जो सिर्फ़ एक बार उपयोग होते हैं और उसके बाद वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। और प्रकृति में ऐसे संसाधन भी मिलते हैं, जो जितना यूज़ करो, उतना यूज़ कर सकते हैं, जितना उपयोग करना उतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। ऐसे संसाधन भी हमारे यहाँ पे मिलते हैं। अब ऐसे संसाधन जो होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, वो देखो यहाँ पे। तो संसाधन जो होते हैं, तो वो समर्पितता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? इसके अंदर देख लो। एक तो होता है नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण नवीनीकरण संसाधन, ओके? नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन और एक होता है अनवीकरण संसाधन। अ अनवीकरण संसाधन यानी नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद में जो पुनः बन जाते हैं, जो फिर से बन जाते हैं, जो बहुत ही क्विकली फिर से अपने आप को मतलब फिर से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं या फिर से बन जाते हैं। ऐसे संसाधन जो होते हैं वो नवीनीकरण संसाधन होते हैं। अब नवीनीकरण संसाधन जो है वो नवीनीकरण संसाधन जैसे इसके अंदर जैसे मान लो कि हमारे वायु
यानी हवा। उसके साथ साथ में जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी, सूर्य ताप, यानी सूर्य का ताप भी इसके अंदर हम कर सकते हैं, सूर्य ताप। उसके बाद में जल आ गया, उसके बाद में पेड़ है। ठीक है, ये सभी के सभी वो संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं, फिर से बन जाते हैं, फिर से रिमूव हो जाते हैं, मतलब फिर से रिमूव हो गए, फिर से वापस से वो रीयूज कर सकते हैं, हम फिर से उनको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर नवीनीकरण संसाधन होता है, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसके अंदर हम इसका जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स, रीन्यू रिन्यूएबल रिसोर्स। री का मतलब होता है फिर से, यानी फिर से बनना, फिर से। और न्यू का मतलब होता है नया, और एबल का मतलब होता है योग्य। यानी ऐसे कोई भी संसाधन जो फिर से बन जाए, जो फिर से बन सकते हैं, जो एक बार फिर से उपयोग समाप्त हो गए उसके बाद में वो फिर से बन सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और ये रिसोर्स होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं नवीकरण संसाधन। तो नवीकरण संसाधन कौन कौन से हो गए, नवीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद में वो कभी समाप्त नहीं होते, जो लगातार हमारे उपयोग में आते रहते हैं, और जब तक हमारा जीवन चलेगा तब तक ये हम उपयोग करते रहेंगे। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। अब नवीकरण संसाधन है उसको भी हम अलग अलग प्रकार, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सतत, सतत संसाधन और जैव संसाधन। अब सतत एंड जैव, सतत कौन से होते हैं वो भी चलो देखते हैं हम। नवीकरण संसाधन होते हैं उसको हम दो प्रकार में, दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है सतत, सतत संसाधन, और दूसरा सतत हो गया, और दूसरा जो है वो है जैव संसाधन। ओके, दूसरा है जैव, जैव, सतत और जैव संसाधन। अब सतत, देखो सतत संसाधन कौन से होते हैं, सतत वो होते हैं जो लगातार नॉन स्टॉप चालू रहते हैं, हम यूज करते रहें वो बनते रहते हैं। जैसे कि हवा, हम ऑक्सीजन लेते हैं और नॉन स्टॉप चालू रहता है, हमारे प्रोसेस भी, हमारा ब्रीथिंग सिस्टम भी चलता रहता है, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो भी चलता रहता है। सूर्य ताप है, सूरज का ताप है, उसको हम यूज़ करते रहते हैं, उससे सन के, उससे हम लाइट भी बनाते हैं, उससे हम खुद भी विटामिन डी लेते हैं, और भी हमारे जैसे पेड़ पौधे जितने भी है, ऐसा मान लो सूरज से, तो सूरज एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा संसाधन जिससे अर्थ के ऊपर जितने भी संसाधन बने हो पूरे के पूरे उसी से है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसे मान लो। तो ये जो सतत संसाधन होते हैं, सतत संसाधन में कौन से होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करते रहते हैं और लगातार बनते रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, जो कभी एंड नहीं होते, ऐसे संसाधनों को हम सतत संसाधन कहते हैं। अब सतत संसाधन में कौन से आते हैं, जैसे अभी अभी आपको बताया था मैंने कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ऐसे संसाधन, जैसे जिसके अंदर पवन आ गई, जल आ गया, ओके, ये आ गया। तो इसके अंदर, जैसे इसके अंदर पवन है, वो पवन चलती रहती है, जैसे हवा, ओके, हवा है। उसके बाद में यहाँ पे जल आ गया, जल भी सतत संसाधन है। उसके बाद में सूर्य ताप आ गया, तो ये सूर्य ताप, सूर्य ताप ये भी आपका सतत संसाधन है। ये सब चीज़ें किस में आते हैं, सतत संसाधन में आते हैं, क्योंकि ये लगातार बनते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। अब जैव संसाधन जो होते हैं, जैव संसाधन कौन कौन से होते हैं वो देखो। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो संसाधन क्या करते हैं, जिसके अंदर आ जाती है वनस्पति और जीव जंतु। यानी ये जो होते हैं ये एक बार हम उपयोग तो करते हैं, जैसे हमने पेड़ लिया, पेड़ को हम जैसे उसकी टहनी काटते हैं, जो भी हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम खिलाते हैं, फिर से वो नई टहनी आ जाती है। उसके साथ साथ में हम फल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऐसे मतलब होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद में फिर से वो वैसे के वैसे मतलब बन जाते हैं, टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन फिर से वो बन जाते हैं। फिर से नई टहनी आ जाती है, फिर से फल आ जाते हैं, फिर से फूल आ जाते हैं, फिर से एक नया पौधा बन जाता है। ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं, जैव संसाधन। अब जैव संसाधन को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं वो देखो। देखो इसके अंदर जो दो भाग होते हैं वो दो भाग कौन कौन से हैं, देखो इसके अंदर। एक तो इसके अंदर हो गया वन, वन यानी प्राकृतिक जितनी भी जो वनस्पति है वो इसी में आती है, ओके। तो इसमें एक तो हो गया वन, वन यानी वनस्पति, ओके, ये तो वनस्पति, वनस्पति। तो जो वनस्पति है वो वनस्पति इसी में आती है, वनस्पति। वनस्पति के अंदर ये प्राकृतिक वो पेड़ पौधे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जिनके ऊपर
कोई किसी भी प्रकार का जो मनुष्य है उनका कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते, ना उसमें कोई बदलाव करते, ना कोई चेंजेस करते हैं, कुछ नहीं करते। ये प्राकृतिक रूप से खुद ही बनते हैं और खुद ही ये उगते हैं, और इसको हम बोलते हैं जैसे इसके अंदर जंगल आ जाता है। अब जंगल जो है वो इसी में आता है, जंगल है, जंगल जंगल है वो किस में आता है, प्राकृतिक संसाधन में आता है। पेड़ पौधे जितने भी है ना वो सभी के सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इनका हम अपने जीवन में जैसे इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, इनसे हमें और भी बहुत सारी फल फूल खाना, ये सब इसी से मिलता है। यहाँ तक कि मिट्टी भी उपजाऊ होती है तो उसके पीछे भी इनका एक कारण होता है। मिट्टी कटाव होती है उसको रोकते हैं, हमारे मॉइस्चर एरिया बना करके हमारे बारिश करवाते हैं। उसके साथ साथ में जिन जानवरों का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनका खाना भी इन्हीं से मिलता है। ऐसे मतलब ऐसे मान लो कि पूरा का पूरा जीवन ही पेड़ पौधों के ऊपर हमारा आश्रित है। जो पेड़ पौधे वो हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जिसके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गए। दूसरे जो संसाधन होते हैं, दूसरे संसाधन के अंदर आता है वन्य वन्य जीव। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं इसके अंदर जो दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है वन्य जीव का। यानी वन्य जीव वो जिसमें जीव जंतु जितने भी जो जंगली जानवर है, जितने भी जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ इसमें आ जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जीव जो जंगल में रहते हैं, जो जितने भी जो जानवर है, क्योंकि ये भी क्या होता है कि इसके अंदर भी जो जीव जंतु है वो पुनः बनते रहते हैं, फिर से उनका जन्म होता है, फिर मरण जन्म ये सब चलता रहता है। तो इसके अंदर भी ये भी किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, नवीनीकरण संसाधन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया कि नवीनीकरण संसाधन, सतत संसाधन एंड जैव संसाधन। फिर जैव संसाधन को वनस्पति और वन्य जीव, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब दूसरा जो संसाधन आ रहा है वो है इसके अंदर अनवीकरण संसाधन। यानी कि अनवीकरण संसाधन का मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कभी मतलब हम उनका उपयोग करेंगे, यूज भी करेंगे उनका, लेकिन वो सिर्फ यूज होंगे, या फिर उनका रिसाइकल हो सकता है, लेकिन वो फिर से नए नहीं बन सकते। जैसे कि इसके अंदर जैसे हम मान ले कि जितने भी मिनरल्स आते हैं, जितने भी पेट्रोल है, मिनरल है, लाइक मतलब धातु जितनी भी है, जमीन के अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर है, वो उस मात्रा के अंदर जो उपस्थित है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन जो नई है वो नहीं बनेगी, नया जो संसाधन है वो नहीं बनेगा। जैसे पेड़ की नई टहनी आ जाती है, जानवर होते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है, उसके साथ साथ में जो जल है वो नया होता रहता है, उसके साथ साथ में और भी जैसे सूर्य की रोशनी लगातार आती रहती है, ऐसे मतलब ये नया नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक ही बार उपयोग होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका आप रिसाइकल कर सकते हो, पुनः इनका उपयोग कर सकते हो, ओके, लेकिन इनको नया नहीं बना सकते। तो ये जो संसाधन होते हैं वो किस में आता है, अनवीकरण संसाधन। यानी नॉन यानी नहीं, मतलब नहीं, और रीन्यूएबल यानी जो फिर से नहीं बन सकते हैं। ऐसे जो संसाधन होते हैं वो किस में आते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरण संसाधन। अब अनवीकरण संसाधन है, इसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखो, इसके अंदर आता है तो इसमें हम दो भागों में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक तो इसके अंदर आता है पुनः चक्रीय, पुनः पुनः चक्रीय, यानी पुनः चक्रीय का मतलब जो फिर से बन जाए, मतलब रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे जिसके अंदर जितनी भी जो धातु है, जितनी भी जो धातु है वो धातु इसी में आती है। यानी जितनी भी धातु धातु है वो धातु किस में आएगी, पुनः चक्रीय में। जैसे हमने कोई भी, जैसे मान लो कि टेबल है हमारे पास में, हमने उसका उपयोग किया, अब टेबल का उपयोग किया, उपयोग करने के बाद में क्या हो गई कि उसको कई दिनों तक हमने उपयोग कर लिया, 1 2 3 4 साल जितने भी है, फिर उसको जैसे ही वो मतलब अनयूज्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, कबाड़ वाले को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। उसके बदले हमें क्या मिलता है, उतने पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जितना भी उसका जो उस टाइम पे प्राइस होता है वो हमको मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है, जो जो मतलब कबाड़ वाला खरीद रहा है, जिसको कबाड़ी वाला ले रहा है, जिसको ये मतलब परचेज कर रहा है, वो जितनी भी जो चीज़ें होती है वो किस में आती है, पुनः चक्रीय, क्योंकि वो क्या करेगा, उसका
खुद तो रखना नहीं है उसको, वो उसी चीज़ को लेता है जो फिर से फैक्ट्रीज़ में जाके, कंपनीज़ में जाके, इंडस्ट्रीज़ में जाकर के क्या होता है, फिर से उनको रिसाइकल किया जाता है। जैसे कि लोहा है तो लोहा को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके पिघला करके फिर से एक नई चीज़ बना देंगे। प्लास्टिक लिया तो उसको मेल्ट करके उससे एक नई चीज़ बना देंगे। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। उसके साथ-साथ में जो दूसरी बात हम बता रहे हैं यहाँ पे, वो देखो इसके अंदर, वो क्या है? अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर अनवीकरण संसाधन में, वो कौन से हैं? ये पुनः चक्रीय संसाधन हो गए और दूसरा जो संसाधन आता है, वो है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो कभी वापस से नहीं बनेंगे, जो एक बार उपयोग हो गए तो हो गए, ना उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ना उसे कबाड़ी वाला लेगा, ना किसी फैक्ट्री को वो वापस से वहां जा करके वो नया बनेगा, कुछ भी नहीं होगा उसका, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा और वो होगा उसका सिंगल यूज, ओनली वन टाइम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसको कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें ऐसे संसाधन आता है जैसे ईंधन। ईंधन पूरे के पूरे इसी में आ जाते हैं। ईंधन जो है, वो ईंधन जो है वो वन टाइम बनेगा, वन टाइम ही होगा पूरा का पूरा। तो ईंधन है वो किस में आ जाता है, चक्रीय में। जैसे इसके अंदर आ गया पेट्रोल, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल के बाद में डीजल आ गया। अब डीजल, पेट्रोल, कोयला, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब किस में आते हैं, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, यानी अचक्रीय संसाधन। हमने कोयले का यूज किया तो वो बर्न होगा और बर्न होकर के क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी और राख बन के वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हमने ट्रैक्टर में या बस में या गाड़ी में किसी में भी अगर डीजल का उपयोग किया, वो उसमें डालेंगे, उसके बाद में उसको हम चलाएंगे और वो पूरा का पूरा कंजम हो जाएगा, पूरा का पूरा कंजप्शन हो जाएगा, लाइक उसको पूरे का पूरा उपभोग में हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम उसको फिर से उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधन जिसका हम सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद उपयोग के बाद में जो पुनः जो संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अचक्रीय संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद में हम फिर से मतलब उसको नया बना करके या उसके अंदर परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, जिनको उपयोग कर सकते हैं, उन्हें पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। इस तरीके से ये जो टेबल है जो हमने क्रिएट करी है, ये पूरे के पूरे प्राकृतिक संसाधनों को एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये के पूरे क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण को सतत और जैव, अनवीनीकरण संसाधन पुनः चक्रीय और अचक्रीय संसाधन, इस तरीके से इसको हम इसमें कर सकते हैं। अब मानवीय जो संसाधन होते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो मानवीय संसाधन जो है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, संरचना एवं संस्था या फिर मात्रा या गुणवत्ता जो भी है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर होता है एक तो मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, ओके, मानवीय, मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, दूसरा जो है वो मानव निर्मित संसाधन होता है। मानव निर्मित संसाधन यानी मानवीय संसाधन और मानवीय संसाधन एंड मानव निर्मित संसाधन। अब देखो मनुष्य जो दो प्रकार से काम आता है। मानवीय संसाधन तो वो होता है जैसे कि मैं बताया आपको कि जैसे मैं हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ आ रहा हूँ आपके, आप मेरा सीधा यूज़ कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर आप जो जो देख रहे हो, तो मैं डायरेक्ट आपके यूज़ आ रहा हूँ, तो मैं मानवीय संसाधन हो गया, मैं मनुष्य हो गया ना। ओके, मनुष्य लाइक उसके साथ साथ में जैसे जितने भी संसाधन है, मतलब अभी इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे संसाधन जिसका हम, ऐसे संसाधन या ऐसे कोई संसाधन जिसके अंदर मनुष्य सीधा उपयोग में आता है, जिसके अंदर सीधा उसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके अंदर हम मानवीय संसाधन को उपयोग मतलब जोड़ सकते हैं। यानी जितना भी जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही काम आता है। सेवा क्षेत्र में जैसे इसके अंदर जैसे डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गए, टीचर आ गया, उसके बाद मजदूर आ गए या फिर और कोई क्लर्क आ गया और एक्सेट्रा जो भी सब लोग होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो हमारे काम आ रहे हैं, हमारे काम को पूरा कर रहे हैं, हमारे किसी भी टाइप से किसी भी प्रकार से हमारे उपयोग में आ रहे हैं, वो सब के सब मानवीय संसाधन में आते हैं। तो इसमें कौन हो गए, इसमें डॉक्टर हो सकता है,
डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। ओके, डॉक्टर, टीचर और कोई जैसे लेबर हो गई और एक्सेट्रा जो भी है वो सब इसी में आते हैं। ये तो होते हैं मानवीय संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? तो मानव निर्मित संसाधन यानी ऐसे संसाधन, ऐसे कोई भी संसाधन जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किए गए हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि जैसे लाइक ये माइक है, जैसे आप जो कैमरा है, स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन दिख रही है ये है, जो बोर्ड है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ है, पेन है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो जितने भी इक्विपमेंट है, टूल्स जो है, वो टूल्स कभी भी प्राकृतिक नहीं होते। टूल्स को बनाया जाता है, उनको किसी मनुष्य के द्वारा उनको गढ़ा जाता है, उनको मतलब किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या किसी कॉमन जगह पे बैठ करके उनको बनाया जाता है, उनको रिक्रिएट किया जाता है। ओके, तो वो सब के सब किस में आते हैं? मानव निर्मित संसाधन में। ऐसा कोई भी संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ओके, तो ये संसाधन भी इसमें आते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो, जैसे जो भी एक्सेट्रा है, जैसे टीवी हो गई, ओके, मोबाइल हो गया, बुक हो गई, पेन है, ओके, ये जितने भी जो है क्लॉथ्स हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई ये पूरा का पूरा संसाधन है। ओके, तो ये संसाधन का हमने पूरा का पूरा आज है वो पूरा का पूरा निचोड़ निकाला है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। उसके बाद में जो है अब कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, ओके, वो भी हम देख लेते हैं। अब सुनो, अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राकृतिक जो संसाधन है वो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक बार पेज ले लेते हैं दूसरा। अ, हाँ, तो आगे देखो आगे क्या है इसके अंदर। अब जितने भी जो संसाधन है उन संसाधन के अंदर आपने, जैसे अभी आपको बताया, मैंने नोट किया है आपने, कि जो भी संसाधन होते हैं वो संसाधन जो है उसको हम एक पाई चार्ट से समझ सकते हैं। कि हमारे देश में, जैसे मैंने आपको थोड़े जैसे जो संसाधन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो ठीक है, ये जो इंडिया है, इंडिया के बारे में आपको बताया था कि इंडिया के अंदर क्या है कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारे जो क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग, मतलब कि भूमि की जो बनावट है वो अलग अलग है, और भूमि की बनावट के अनुसार इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या है, हिमालय, और हिमालय है, हिमालय के अंदर यहाँ पे क्या पूरा के पूरा मैदा मतलब पर्वतीय क्षेत्र है। नॉर्थ के अंदर पूरा का पूरा जो आर्क शेप के अंदर है, इस तरीके से जो चाप नुमा आकृति के अंदर हमारे नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ से लेके पूर्व के जो साइड है यानी उत्तर पूर्व के अंदर पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है पूरा का पूरा हिमालय से मतलब कवर, मतलब उसका पूरा बाउंड्री बनी हुई है। और ये जो है पूरा एरिया, इसको हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, इसको हम कहते हैं पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ मिलता है? हमारे नॉर्थ के अंदर। और उसके बाद में मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारा जो ये है एरिया, लाइक राजस्थान है ये, तो राजस्थान के अंदर क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है हमको मरुस्थल, यहाँ पे हमें मरुस्थल मिलता है। उसके बाद में हिमालय के जैसे ही, जैसे आपको पता है कि ये जो पहाड़ बने हुए हैं, इन पहाड़ से जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? प्लेन एरिया मिलता है।
प्लेन एरिया क्यों मिलता है? क्योंकि इन पहाड़ों से नदियाँ आएगी, ये नदियाँ आती है और नदियाँ क्या करती है अपने साथ में बहुत सारा सल जल्दी सिल्ट है, उसके साथ साथ में सॉइल, मिट्टी, कंकर पत्थर, पेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बहा के लेके आती है और वो मैदानों के अंदर चारों ओर क्या कर देती है, फैला देती है। तो उससे क्या होता है, मैदान जो है ना वो पूरे के पूरे क्रिएट होते हैं। ऐसे एल्वल सॉइल आती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो वो सब नदियों के द्वारा लाई गई, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है और जो हमारे काम आती है। तो हिमालय के जस्ट नीचे जो ये एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्या है, मैदान। तो ये मैदान है। आप आराम से इस जो हमारे भारत का जो नक्शा है उससे आप समझ सकते हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ स्थित है। तो ये पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया हिमालय का, ये मरुस्थल हो गया, ये मैदान हो गया। और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो ये ट्राइंगल शेप के अंदर जो ये बना हुआ है, ओके, प्लूटो, इसे पठार कहते हैं। लाइक पठार, पठार जो है, पठार ये पठारी एरिया है पूरा का पूरा, जो हमारे राजस्थान में थोड़ा सा ऐड होता है, मध्य प्रदेश में भी है थोड़ा सा, गुजरात में भी, और वहां से लेके साउथ तक पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, इसको पठार कहते हैं, पठार के अंदर आता है। तो हमने पर्वत बताया, मैदान बताया, मरुस्थल बताया और पठार पठार बता दिया। अब जो दूसरा जो इसके अंदर दो और क्षेत्र बच गए वो भी हम जल्दी से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया आपको शो हो रहा होगा के अंदर, तो ये जो एरिया है वो भी हमें क्या है इसके अंदर बताते हैं। जैसे कि ये जो एरिया है पूरा, ये अभी जो हम कलर कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा एरिया क्या है, मतलब ये जो एरिया बना रखा है अभी जो मैंने बनाया है, ये पूरा एरिया क्या है, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन यानी कि ये कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन का मतलब होता है इसके अंदर समुद्र तटीय मैदान, समुद्र, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं इसको। ये जो एरिया है पूरा का पूरा क्या है, कोस्टल प्लेन है। ओके, कोस्टल प्लेन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा का पूरा समंदर है पूरा हमारे, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा, कंप्लीट का कंप्लीट। इधर जो है, इधर है बंगाल की खाड़ी है, लाइक आपको पता है बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ओके, उसके साथ साथ में अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर है। ओके, उसके साथ अभी इसके अंदर क्या है कि इस साइड में क्या है कि हमारे कोस्टल प्लेन है, वो बता दिया, ये सब अलग है। एक क्षेत्र और बच गया जो हमें बताना है, वो है हमारे द्वीप। तो हमारे यहाँ पे आइसलैंड भी स्थित है। आइसलैंड कौन कौन से हैं, देखो हमारे यहाँ पे जो आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड जो है वो टू है, इसके अंदर दो आइसलैंड है। दो आइसलैंड कौन कौन से हैं, दो आइसलैंड के अंदर एक तो है अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें इसके अंदर हम जैसे बताए हैं कि यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो ये जो एरिया है, लाइक ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये अभी अभी बनाया है, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो ये है अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ओके, ये अंडमान एंड निकोबार है। और इधर जो एक एरिया बन रखा है इधर भी है, जैसे इधर जो हम बताएं आपको, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे डॉट डॉट, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, एक द्वीप समूह है। और ये जो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। ओके, तो ये जो है, ये कौन सा है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप,
इसे लक्षद्वीप कहते हैं। ओके, ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है। यानी कि जो अंडमान निकोबार है वो तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है, और नीचे जो है वो हिंद महासागर है। ओके, और ये यहाँ पे आपको पता है ये श्रीलंका है। ओके, इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा जो इंडिया है उसको हमने अलग अलग जो मैदानी क्षेत्र में, मतलब जो स्थिति है, जो परिस्थिति है। अच्छा, तो थोड़ी नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो नेक्स्ट क्या है वो सुनो यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर जैसे आपको अभी अभी बताया कि इसके अंदर ये अंडमान निकोबार आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बता रखा है। अब हम करते हैं हमारा जो ये पाई चार्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, अब ये पाई चार्ट किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बनाते हैं कि मैदान कितना है, तो हम पर्वत कितने हैं, पठार कितने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इसके अंदर ये भी देख लेते हैं हम लोग, ये जो मैदान है कहाँ कहाँ पे स्थित है, किस तरीके से, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इसको भी हम शुरू ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो देखो यहाँ, अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र बनाया है मैंने, इसके अंदर क्या है कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, पूरा अलग अलग इसके अंदर बता रखा है। जैसे इसके अंदर बता रखा है कि 43, ओके, एक तो है 43%, 23 7% और एक है 30%। अब ये क्या क्या है, किस कैसे के बारे में हम थोड़ा सा कब बात करते हैं कि कौन सा कितना क्या परसेंट है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा मैदान है। ये क्या है, पूरा मैदान हमारे भारत का। हमारे जो भारत है उस भारत के अंदर 43% जो एरिया वो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये 43% है, 43% इसके अंदर जो मैदान जो क्षेत्र है वो किस में आता है, मैदानी क्षेत्र है। बहुत ही बड़ा एरिया हमारे यहाँ पे भारत के अंदर मैदानी क्षेत्र में आता है। उसके साथ साथ में जो नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट जो एरिया आता है वो आता है इसके अंदर, जो बड़े क्षेत्र के अंदर वो आता है यहाँ पे ये पर्वत। ओके, तो फिर बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्वत। तो पर्वत जो है, पर्वत क्या है देखो इसके अंदर, पर्वत, ये जो पर्वत है ये कितना है, 30%। जो पर्वत है वो कितना है, 30% एरिया है जो पर्वत के अंदर आता है। तो पर्वत जो है वो 30% एरिया पर्वत है यहाँ पे। और उसके साथ साथ में क्या है कि ये जो एरिया बच गया ये है 27%, और ये जो है ये पूरा का पूरा पर्वत आ गया, और इसे ये है पठार। ओके, ये पठार है यहाँ पे। तो हमारे जो भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखे, एरिया के अकॉर्डिंग देखे, तो 43% पे तो मैदान है, और 30% पे यहाँ पे पर्वत है, और 27% जो है 27% वहाँ पे क्या है, पठार स्थित है पूरा का पूरा। ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थित है। उसके बाद में देखो और भी इसके अंदर अगर हम बात करें आगे की जो प्रोसेस है उसके अंदर हम बात करें कि कहाँ पे कितने कितने क्या प्रतिशत क्या क्या है, तो वो भी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, मृदा। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे हम कि किस तरीके से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे मिलती है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो वो भी ऐड करते हैं यहाँ पे इसके अंदर। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मृदा। ओके, मृदा, मृदा, मृदा यानी सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो मिट्टी होती है वो मिट्टी क्या है कि हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें जो खाना मिलता है वो उसी से आता है, जो पेड़ पौधे उगते हैं वो वहीं से आते हैं। तो जो मिट्टी होती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। इस मिट्टी को बनने में ऐसे बोलते हैं कि मिलियंस ईयर लग जाते हैं, यानी लाखों साल लग जाते हैं इसको बनाने में, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये
चट्टानों से बनती है। यानी जो इग्नेशियस रॉक थी, लाइक आग्नेय चट्टान थी, वो आग्नेय चट्टान फिर बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज हुए, टुकड़े हुए उसमें, उसके बाद में वो हवाओं से, पानी से, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से लाखों साल के अंदर क्या बनती है, मिट्टी। ऐसे बोलते हैं कुछ सम सेंटीमीटर जो होती है, मतलब इंच के अंदर मान लेते हैं, या सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तब जाके ये जो मिट्टी है वो बनती है। तो मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जो मिट्टी आती है इसके अंदर, जो मृदा है, मृदा के अंदर जो जल है, मृदा है, मृदा के अंदर क्या क्या मिट्टी आती है वो देख लो इसके अंदर। तो मिट्टी की जो बनावट है वो बनावट करती है कि वहाँ पे चट्टान कैसी है। अब इग्नेशियस चट्टान बता दिया, एक मेटाफॉर्मिक रॉक होती है, उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक होती है। इस तरीके से अलग अलग क्या होती है, अलग अलग बहुत सारी रॉक जो होती है वो यहाँ पे बता रखी है किस तरीके से, मतलब ये मिट्टी होती है। तो सबसे पहले पहले जो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो मिट्टी का पॉइंट है, जो मिट्टी है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। मृदा, इसके अंदर जो पहली जो मिट्टी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं जलोढ़। जलोढ़, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है। जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मृदा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये जलोढ़ मृदा क्या होती है वो सुनो। देखो जलोढ़ मिट्टी है वो, जैसे अभी, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पे मिलती है, वो देखो, ये मिलती है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने, मैदान। अब मैदान किससे बनते हैं, नदियों से। जो नदियाँ होती है, वो नदियाँ जो है वो अपने साथ में क्या लेके आती है, पानी लेके आती है, और पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, मिट्टी के साथ में बहुत सारे कंकर लेके आती है। ओके, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे, जब वो पहाड़ से नीचे उतरती है, जो ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन से जैसे ही मिट्टी, ये नदियाँ आती है और यहाँ पे बहा करके क्या कर देती है, बहुत जो बड़ा एरिया, एक मैदान क्रिएट करती है, एक मैदान बनाती है। ओके, और उस मैदान के अंदर बहुत सारी मिट्टी ला ला के क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। ओके, बहुत सारी मिट्टी ला देती है और मिट्टी ला करके यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। तो ये जो मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाई गई है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, मतलब थोड़ा ऐसे ही है, मतलब याद करने का प्रोसेस है, लाइक कि ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा लोड करके लेके आते हैं, मतलब ऐसे मजाक है लाइक, लेकिन याद करने के लिए बेस्ट है कि ऐसी कोई भी मिट्टी जो जल जो है, जल 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 जिसको लोड करके लेके आता है, जल जिसको लोड करके लेके आता है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। यानी ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, वैसे कोई ये वो नहीं है, फैक्ट नहीं है कि ऐसे ही कुछ हो, लेकिन ये याद करने का एक प्रोसेस है कि ऐसी कोई भी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसको जल जो है वो लोड करके लेके आता है, या फिर उसको अपने साथ लेके आता है, बहा करके लेके आता है, उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कह देते हैं। अभी मिलती कहाँ पे, अब सीधी सीधी शॉर्टकट बात यह है कि मिट्टी जल है वो लोड कहाँ से करेगा, समंदर तो है नहीं, तो नदियां ही होगी जो मतलब पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ों से निकल के मैदानों में आती है और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी कंकर पत्थर लेके आती है। और मैदानों के अंदर जब उसकी स्पीड स्लो होती है, धीरे होती है, तो उसके बाद में क्या करती है वो इसको फिर बाद में यहाँ पे मैदानों में इसको फैला देती है, जिससे हमारे नॉर्थन मैदान है वो उसी से बने पूरे के पूरे, मतलब पूरा का पूरा मैदान। जैसे गंगा है, गंगेटिक प्लेन आ गया इसके अंदर, उसके साथ साथ में और भी डिफरेंट डिफरेंट जो, ये गंगा भी, यहाँ पे गंगा है, यमुना है। हाँ, रहने दो, लड़का। तो यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ऐसी मिट्टी क्या करती है, जिसको जल लेके आता है, मतलब जिसको जल जो है वो लेके आता है, यानी जल लोड करके लेके आता है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कह देते हैं पूरी को। और ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के द्वारा लाई जाती है। जैसे हमारे जितने भी जो बड़े बड़े मैदान है, वो पूरे बड़े बड़े मैदान इन नदियों ने ही बनाए हैं। गंगा है, यमुना है, उसके बाद में हमारे जो यहाँ इस साइड में सिंध रिवर यहाँ से निकल जाती है पंजाब की साइड से, फिर
वहाँ पे पाकिस्तान चली जाती है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। ये सब नदियाँ मिलकर के क्या करती है, एक बड़ा सा मैदान क्रिएट करी है, और उस मैदान को ही हम क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान कहते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओके, ये जो मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके अंदर चावल की खेती होती है, इसमें गेहूँ होता है, इसमें गन्ना होता है, ऐसे बहुत सारी जो खेती की जाती है। ये जो क्षेत्र एरिया है ये बहुत सारे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं कि जलोढ़ मृदा है वो किस कैसे मतलब मतलब कैसे होती है। एक बार मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जलोढ़ जो है, इस मृदा को हम मृदा मान लो या फिर वैसे कुछ भी, इसका जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भी हो सकता है या फिर तो 3 भी बोल सकते हैं या 4 भी बोल सकते हैं। अब वो कौन-कौन से हैं वो देखो इसके अंदर कौन, देखो एक तो इसके अंदर होता है सबसे पहला ही पहला जो होता है वो होता है इसके अंदर भाबर। जैसे पहला जो टॉपिक हो गया वो है भाबर, भाभ। के बाद में जो नेक्स्ट आता है भाबर के बाद में, जैसे पहले भाबर आ गया, उसके बाद में आता है तराई। के बाद में जो थर्ड आ रहा है, थर्ड जो आता है, थर्ड क्या आता है वो सुनो, थर्ड आता है इसके अंदर, ये हो गया भाबो, ये हो गया तराई, उसके बाद में आता है खादर, खादर। और जो नेक्स्ट है वो है बांगर। ये लो जी 4 हो गए, भाबो, तराई, खादर, बांगर। ओके, अब ये इन चीजों के अंदर हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं उनको सस्पेंस होता है कि भाई ये क्या है, क्या सामान है, बिकॉज इनके जो नाम है ना वो इक्वल इक्वल से लगते हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर। ये भाबर, खादर, बांगर ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो ये भी हम आराम से आसानी से देखते हैं। देखिए एक्सप्लेन करते हैं, कोशिश करते हैं आपको कितना समझ में आता है, कितना आप को कैच कर पाते हो। तो इसको भी आगे हम करते हैं, देखें। चलो देखो शुरू करते हैं, इसको भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ही पहले हम यहाँ पे एक माउंट बनाते हैं, लाइक यानी ये जो है, ये क्या बना दिया मैंने, पहाड़ बना दिया, पर्वत बना दिया। अब यहाँ से नदी क्या होगी, यहाँ से जो मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट से नदी आई और आके गई। अब ये क्या करेगी, अपने साथ में बहुत सारे जो पेबल्स होते हैं, कंकर पत्थर, उसके बाद में मिट्टी विट्टी का और भी बहुत सारे गाद वाद एक्सेट्रा, वो सब लेके आएगी इसके साथ में। और ये क्या करेगी, स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी, स्पीड जैसे ये उतरेगी तो इसमें क्या होगी, फास्ट होगी। और जितने भी ज़्यादा, जितने इसको लोड करना हो उतने लेवल के क्या करेगी, ये जो स्टोन है, पत्थर वत्थर है, वो ला करके क्या करेगी, कटाव करेगी और यहाँ ले जा करके क्या कर देगी, जैसे ही मैदान में उतरेगी इसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। तो जितना पावर उसको जब वो मैदान से मतलब पर्वत से उतर रही थी उतना पावर नहीं होगा, और आगे जैसे ही मैदान में उतरेगी उतरते ही इसका क्या हो जाएगी, स्पीड जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी। और ये क्या करेगी, मैदान का जो ये पर्वतीय जो क्षेत्र है जहाँ पे इसने सबसे पहले मैदान में एंटर किया है, वहां पे क्या करेगी, ये जो कंकर पत्थर जो लेके आई है, लोडेड करके लेके आई है, ये पूरे के पूरे क्या कर देगी, यहाँ पे इकट्ठा कर देगी पूरा का पूरा। और इकट्ठा करने के बाद में तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे बहुत सारे कंकर पत्थर इकट्ठा हो गए, बहुत सारे जो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक एरिया बन गया, मतलब जहाँ पे पेबल से इकट्ठा है, उस एरिया को हम बोलते हैं भाभो। मतलब ये जो एरिया है वो हम बोलते हैं भाभर, भाभ, भाभर। अब भाबर है, भाबर का जैसे इस तरीके से इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसको हम मारवाड़ी में जैसे बोल देते हैं, पत्थरों को हम भाटा बोल देते हैं, ये भाटा है, ये क्या है, भाटा। तो बी फोर, मतलब इसको हम ऐसे भी आ सकते हैं, भा फोर भाबर और भा फोर भाटा। मतलब जहाँ पे बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हो, नदियों के द्वारा लाए गए बहुत सारे जो पत्थर है वो ला करके इकट्ठे कर दिए गए हो, तो वो जो एरिया क्रिएट हुआ है उस एरिया को हम भाबर कहते हैं। लाइक पत्थरों का एरिया जहाँ पे बहुत सारे पत्थर मिल रहे हो, नदी ला करके इकट्ठा स्टोर कर रखी हो, तो हम भाबर कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड को भाटा, लाइक ओके। और वैसे ही कोई वो नहीं है कि भाई ये बहुत ही एक अजीब सा है, अजीब सा कुछ नहीं, राजस्थान में रहते हैं तो मारवाड़ी तो यूज करते ही हैं। तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये पत्थर ही पत्थर आ जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, इसे भाबर एरिया बोलते हैं। ये नदी के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन नदी जो होती है वो यहाँ पे क्या करती है, आगे जाती है। अब यहाँ पे ये नदी जो होती है पूरी की पूरी, एक बात और भी कि यहाँ पे नदी दिखाई नहीं देती है, नदी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, लाइक खत्म, मतलब पत्थर जो है बहुत सारे पत्थर ही पत्थर इकट्ठा हो गए,
लाइक यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है और अगर ये हमने इकट्ठे कर दिए, अब इनके ऊपर पानी डालेगा तो क्या होगा? पानी इनके ऊपर तैरेगा तो सही नहीं। वो क्या होगा, पानी पूरा का पूरा रिस रिस के कहाँ चले जाएगा? नीचे। तो नीचे जाएगा तो ये पानी जो है ना वो इसके नीचे यानी पत्थरों के नीचे बहेगा। तो ऐसे ही जो ये नदी है, जो बहुत सारे पेबल्स ला के इकट्ठा करिए, ये जो है इसके नीचे मतलब इस नदी के इस पत्थरों के नीचे से बहती है। और आगे जब ये बाहर बाद में मैदान से आगे जाके फिर बाद में क्या करती है, ये निकलती है। अब ये आगे जाके निकली और यहाँ पे फिर बाद में ये वापस से दिखाई पड़ती है कि ये नदी जो यहाँ पे गायब हो चुकी थी, पहाड़ों से निकली यहाँ पे गायब हो गई, बिकॉज यहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे बहुत सारे। उसके आगे जब गई गई तो ये आगे यहाँ पे निकली, तो इस तरीके से क्या हो कि यहाँ पे ये शो नहीं होती है, पूरी की पूरी गायब हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा फोकस करें, देखिए क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक बता दिया भाप, अब दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, तराई। तराई, ओके, तराई। अब ये तराई का मतलब ही पता है, हम घर मकान बनाते हैं, सीमेंट विमेंट होती है कि फट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पानी के छिड़कते हैं, दीवारों पे छिड़कते हैं, आंगन पे छिड़कते हैं। तो हम तराई कहते हैं कि भाई तराई कर दी क्या, तराई हो गई क्या, ऐसे मतलब हम यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं तराई का। तो जहाँ पे नदी, जो भाबर एरिया, भाबर के बाद में जो आगे निकलती है, उस एरिया को आगे जैसे ही ये फ्लो मतलब मैदानों में शो होगी, शो होते ही जो एरिया होगा उसे बोलते हैं तराई। ओके, ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा होगा, तराई बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आकर के क्या करती है, ये पूरा का पूरा वेटलैंड होता है, लाइक यहाँ पे पूरा चारों ओर पानी होना, क्योंकि नदी है तो पानी तो होगा ही। तो इस तरीके से एक्सेट्रा ये इसे तराई कहते हैं। तो हमने टू पार्ट्स इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइक पहला पहला भाप, उसके बाद में तराई। नेक्स्ट इसके आगे जैसे ही ये जाती है तो ये क्या करती है अपने साथ में, जैसे मैंने बताया कि आपको अपने साथ में मिट्टी लेके जाती है, तो ये मिट्टी को क्या करती है यहाँ पे फिर बाद में, क्योंकि जैसे ही ये स्पीड मैदानों में, जैसे यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, फिर ये आगे और स्लो 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 होते होते क्या करे, जैसे जैसे स्लो हो रही है वैसे वैसे क्या करेगी, मिट्टी कंकर पत्थर वहीं पे ये छोड़ते जा रही है। इसकी जो कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये क्या करेगी, ये जो मैदान होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी क्या होगी, मिट्टी है, वो उसको पूरी की पूरी जमा कर देगी। तो ये जो नई मिट्टी आई है, इस नई मिट्टी को हम कहते हैं, ये जो नई मिट्टी अभी जिसने यहाँ पे इकट्ठा करी है, इसको हम खादर कहते हैं। ये जो मिट्टी है उसको हम खादर कहते हैं। खादर जो एरिया है, तो ये जो मिट्टी, जो एक नई मिट्टी, तो खादर का क्या डेफिनेशन आएगा कि नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी ला करके इकट्ठा की जाती है, जो नई मिट्टी मैदानों में शुरू लगाया जा, उसको हम खादर कहते हैं। तो ये खादर आ गया इसके अंदर। और खादर के बाद में ये जो एरिया, ये जो मिट्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल होती है, बिकॉज इसके अंदर ये नई मिट्टी होती है, तो इसको खादर कहते हैं। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे खादर है तो खैफ और खाद भी होता है, यानी खाद डालने से क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे खाद है, जहाँ पे जो मिट्टी मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल होती है, उसे हम खादर कहते हैं। तो ये जो मिट्टी है वो थर्ड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़े भापा, फिर तराई, अब खादर, उसके बाद में हम पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे नदी जो है, जब बाढ़ आती है नदियों के अंदर, तो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, और फिर बाद में जैसे उसका पानी कम हो जाता है, उसके बाद में वो एरिया को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे बाढ़ आने पे वो जो मिट्टी है उसको पूरे को फैला तो देती है, मतलब बहुत सारा एरिया है वो उसने कवर किया, और यहाँ पे क्या कर दी, मिट्टी 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 फैला दी। अब ये नदी क्या करेगी, यहाँ पे आ रही थी ये नदी, क्या करेगी, साइड से निकल जाएगी कहीं से भी, मतलब अपना वे रास्ता चेंज कर लेगी। और उसके बाद में जो मिट्टी है यहाँ पे, ये जो मैदान है यहाँ पे, ये नदी है वो वापस से नहीं आएगी। तो ये मिट्टी क्या होगी, ये मिट्टी धीरे 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 पुरानी होती जाएगी। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर कहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, बांगर, उसको हम बांगर कह देते हैं। तो पुरानी मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये जो है, और ये जो मिट्टी होती है वो लेस फर्टाइल होती है, लाइक मतलब ये कम उपजाऊ होती है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती जितनी उस न्यू एल्वल लाइक खादर में होती है। तो चार पार्ट बताई मैंने, चार इसके डिपार्टमेंट बताए। सबसे पहले खाद, तराई, खाद और भाब, तराई, खादर, बांगर। भाबर को याद करने का जो बताया मैंने कि आप इससे इस वर्ड से यूज़ कर सकते हो, लाइक भाटा। ओके, तराई का हम तराई से वैसे ही जानते हैं कि तराई क्या होती है। उसके बाद में खादर यानी खाद, जिस मिट्टी में खाद वाद हो मिला देते हैं तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, तो वो इसके अंदर आ गया। और ऐसी मिट्टी जो बंजर होती है, बिफोर बंजर बिफोर बांगर, मतलब ऐसी मिट्टी जो बंजर है, जो अनफर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, वो मिट्टी जो होती है, वो जो बेरन है, बैरन मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बांगर। तो इस तरीके से ये जो मैंने मिट्टी को एक्सप्लेन किया है वो शायद आई थिंक आपको
अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज हम ये सिर्फ जलोढ़ मिट्टी को एक्सप्लेन करें, कल हम देखेंगे कि इसको इस बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको लिखवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको जो ये आज की क्लास के अंदर बताया गया है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी समय के अनुसार हो जाएगी। थैंक यू।